कांग्रेस का काम दिल से, कांग्रेस फिर से। आप शैतान बच्चे रहे थे या सिंसियर बच्चे रहे थे? मैं थोड़ा मिक्सचर था दोनों। थे काम कराता कराता थक जाओगा, और मैं काम करते करते कौन थक। डेवलप्ड स्टेट कैसे बने राजस्थानी में बात करूं तो म्हारो जयपुर पूरी स्टेट एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में कैसे बने, कैसे हमारा राजस्थान का नंबर पहले नंबर पे आए, और उसमें जयपुर और मेरे आदर्श नगर की अहम भूमिका हो। बजट सैंक्शन कर दिए, इनॉग्रेट कर दिए और चालू कर दिए उन कामों को। एक सिविल लाइन का प्रोजेक्ट था, अधूरा पड़ा हुआ है। हमने जितना काम कर दिया था उतना काम हो गया। अब वो लाइनें सब कोई अनऑफिशियल जोड़ रहा है, कोई ऑफिशियल जोड़ रहा है। हरियाणा में सरकार आपकी, दिल्ली में सरकार आपकी। आप यमुना जल लाना चाहते हो तो लाओ, आओ तो सही मैदान में लेके तो आओ। जवाहरनगर कच्ची बस्ती में आगरा रूट पे 1 लाख लोग बिना पानी के रहते थे। 40-50 देशों की मैंने यात्रा की हुई। तो मेरा अपना एक विजन है कि क्या काम होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए। नमस्कार, केबीपी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रफीक खान जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली से जयपुर आते हैं तो भी, और अगर आप यूपी से जयपुर आते हैं तो भी रास्ते में पड़ता है इनका क्षेत्र, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और इन्होंने उसमें बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से काम किया है। अब जानेंगे इनसे इनके बारे में। और आपको बता दूं कि इनकी खास बात कि ये अपनी बेबाकी से बात रखने के लिए बहुत ही चर्चित हैं, और साथ ही ये जमीनी नेता के नाम पर भी अपनी पहचान छापते हैं। स्वागत करना चाहूंगी सबसे पहले रफीक साहब आपका, कि आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपने राजनीति में जो है वो कदम बढ़ाया, किस तरह से आपकी राजनीति के सफर की शुरुआत हुई? राजनीति की शुरुआत तो वैसे मैं 83-84 में यूथ कांग्रेस में था। फिर बाद में मेरे बिजनेस में और इसमें बिजी रहा। लेकिन 2003 के इलेक्शन से मैं काफ़ी ज़्यादा इलेक्शंस में एक्टिव था, जयपुर के असेंबली इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शन में। और फिर 2008 में हमारे अशक अली टाक और ये लोग, अशक अली जी मेरे रिलेटिव थे, वो इलेक्शन लड़े यहाँ से। तो तब से मेरे मन में ख्याल आया कि भी एमएलए इलेक्शन, ऐसे लगा कि इलेक्शन लड़ते लड़ते और चलते चलते बहुत सारी बातों के तहत सीट हमारी निकल गई। तो उस वक्त ख्याल आया, 13 मैंने टिकट मांगी, 13 में टिकट नहीं मिली, और 18 में मुझे टिकट मिली। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो अशोक परनामी जी थे, वो वहां से मैदान में थे, और 2 बार चुनाव वो कंसेक्यूटिव जीत चुके थे। जिनको उन्होंने हराया वो हमारे माहिर आजाद साहब, बहुत सीनियर लीडर कांग्रेस के और कद्दावर नेता थे। और उनका भी एक अंदाज था बात करने का, अपनी बात कहने का। तो वो ऐसा सबको लगता था कि भी जब वही नहीं जीत सके यहाँ से, तो कोई दूसरा नया आदमी आके कैसे यहाँ से चुनाव जीतेगा। लेकिन टिकट मिली, और सभी साथियों ने सहयोग दिया, सभी कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया, पूरी पार्टी की लीडरशिप ने सहयोग दिया। और उसका नतीजा रहा कि मैं पहला चुनाव, परनामी जी कभी बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते, 3-4 हजार के मार्जिन को क्रॉस नहीं कर पाए, और मुझे पहले ही चुनाव में बहुत अच्छा मार्जिन मिला। और फिर दूसरा चुनाव लड़े, तो दूसरा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत थी, और उसके चलते हमारी सरकार चली गई। लेकिन सरकार गई, काफ़ी सारे लीडर्स का वोट भी कम हुए, वोट रेशो भी कम हुआ, मार्जिन भी कम हुआ। और मुझे खुशी है, फ़ख्र है इस बात पे, अपने कार्यकर्ताओं पे और अपने साथियों पे, कि उन सब की बदौलत मेरी पिछली बार के वनिस्पत जब प्रदेश के मैक्सिमम लीडर्स की लीड और वोट कम हो गया, मेरा वोट शेयर भी बढ़ा और मेरा मार्जिन भी बढ़ा। तो ऐसे यहाँ पहुँचे। फिर पार्टी ने मौका दिया, पहले मुझको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया। फिर अब पार्टी ने असेंबली के अंदर मुख्य सचेतक के रूप में मुझे, कांग्रेस विधायक दल के सचेतक के रूप में मुझे यहाँ नॉमिनेट किया। तो वो काम हम बड़ी मुस्तैदी से देख रहे। सरकार, ऐसे लगता है कि सरकार नाम की चीज़ है नहीं, और जनता के मुद्दे अधूरे पड़े हुए हैं। ऐसा समय चल रहा है अभी, ऐसा मेरा मानना है। तो जयपुर को लेकर आपका क्या विजन है? जयपुर के लिए आप क्या नई रफ्तार देखते हैं? जयपुर को मैं कह सकता हूं कि
मेरा जयपुर या मैं राजस्थानी में बात करूं तो म्हारो जयपुर। और जयपुर के अंदर इतना बुरा हाल है, जो प्रोजेक्ट हम लेके आए यहाँ और जिन प्रोजेक्ट को हमने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बना करके यहाँ काम करना शुरू किया, मुझे अफसोस इस बात का है कि वो ड्रीम प्रोजेक्ट सारे अधूरे पड़े हुए, कोई भी काम समय से हो नहीं पा रहा है और इतनी बुरी हालत है कि उसका हम कोई भी सॉल्यूशन कर नहीं पा रहे हैं। सरकार सोई हुई है, मंत्रियों को नॉलेज नहीं है, मंत्रियों की मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी ने जो इस बार मंत्रिमंडल में साथी लिए हैं, वो मोस्ट ऑफ लीडर्स जो अभी मंत्री बने हुए हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उनको नॉलेज नहीं काम कैसे किया जाता है। मैक्सिमम लीडर वो हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, तो उसमें इतना आश्चर्य नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री पहली बार बने हैं, पहली बार का बने हुए विधायक मुख्यमंत्री बने हैं। और बात हंसी तो तब आई कि जब इनके यहाँ एक परंपरा है बीजेपी के अंदर कि एवरी ट्यूसडे वो लोग सीएम आते हैं, नेता उनका आता है विधानसभा में और अपने विधायकों को समझा के जाते हैं। तो एक दफा समझा रहे थे और समझा किसको रहे थे, अब वो कायदे से ये होना चाहिए कि जब लीडर की उपस्थिति जरूरी होती है, लेकिन कायदा ये होता है कि जो आदमी का एक्सपीरियंस होता है पार्लियामेंट्री कार्यों में, आप जनता से जुड़े मुद्दों में तो कोई भी आदमी बोल सकता है, लेकिन जब विधायक कार्यों का मसला आता है, जब संसदीय कार्यों का मसला आता है, तो उस वक्त जो आदमी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उनको मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात कहे और समझाए लोगों को भी कैसे संसदीय कार्य किए जाते हैं, कैसे विधायक कार्य किए जाते हैं, कैसे विधेयक लाए जाते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे अपनी बात को रखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी बता रहे थे जो उनका एक्सपीरियंस नहीं था तब तक 8 बार भी विधानसभा जाने का, विधानसभा के 8 बार भी अंदर प्रवेश करने का, और विधायक वो लोग बैठे थे जो 8 टर्म के विधायक थे, 8 टेन्योर के विधायक थे, 8 बार चुन के आ चुके थे, जिनका लंबा इतिहास था, जो हजारों नंबर में उनकी प्रेजेंस थी, उन लोगों को वो ज्ञान दे रहे थे। तो एक हास्यास्पद बात नजर आती है। तो आपकी एक लाइन जो है वो बहुत चर्चा में रही थी, कांग्रेस का काम दिल से, एक बार कांग्रेस फिर से, कुछ इस तरह की आपकी एक लाइन चर्चा में रही थी। तो आगामी चुनावों में आप क्या विजन लेकर चल रहे हैं, क्या आपका प्रस्ताव है? कांग्रेस का काम दिल से, कांग्रेस फिर से, और यहीं तक नहीं, एक लाइन और है मेरी बड़ी पॉपुलर, जो मैं कह सकता हूं कि मैंने गहलोत साहब से प्रेरणा लेकर के मैं बोलता हूं कि थे काम कराता कराता थक जाओगा और मैं काम करते करते कौन थक। क्योंकि गहलोत साहब उधर से तमाम विधायकों को कहते थे कि आप मेरे से काम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो इस तरह का कि हमारी लीडरशिप रही है और इस तरह से हम लोगों ने काम किया। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो हमने कर दिए, बजट सैंक्शन कर दिए, इनॉग्रेट कर दिए और चालू कर दिए उन कामों को, और वो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2.5 साल से वो काम लाल फीताशाही और अफसरों की लापरवाही और उसकी वजह से अधूरे पड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्य बीजेपी समय से पूरा कर पाएगी। आज जयपुर की अपन बात करें, आपने कहा जयपुर, तो मैंने कहा म्हारो जयपुर, और म्हारे जयपुर के अंदर अगर कोई डेवलपमेंट अगर काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे वो टनल का मसला हो, चाहे वो एलिवेटेड रोड का मसला हो, चाहे वो मेट्रो का मसला हो, चाहे वो अंडरपास का मसला हो, चाहे वो टोंक रोड के ऊपर रेड लाइट फ्री क्रॉसिंग हो, कोई भी ऐसा मसला हो जो जयपुर में, राजस्थान में ही बल्कि पट्टों की शुरुआत किसी समय में हुई तो कांग्रेस के समय में हुई। अगर पट्टों के नंबर की संख्या काउंट करोगे तो बीजेपी के टेन्योर में इतने से पट्टे नजर आएंगे।
तो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे सेंट्रल पार्क का मामला हो, चाहे सिटी पार्क का मसला हो, उन डेवलपमेंट के कार्य को अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इन्होंने जो हमने काम किए उनको डिले करने के अलावा कोई काम नहीं किया। जैसा मैं 2-3 बातें आपको बता दूं, आईपीडी टावर हमारा सपना था और हमने कहा कि हम ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, ऐसी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जो जिसका शुमार एशिया की बेस्ट हॉस्पिटल में हो। एसएमएस का हमारा नंबर है, हमारी ओपीडी हाईएस्ट है और बहुत क्वालिटी के डॉक्टर वहां हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सब के बावजूद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। और ये बात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने समझी और आईपीडी टावर की नींव रखी, एक विजन पेश किया कि हम ऐसे कि कोई आदमी अगर बहुत सीरियस है और वो जो उसकी स्थिति में नहीं है तो हेलीकॉप्टर से उसको लेके आ जाए, और हेलीपैड उसके ऊपर बनाया और उसमें तमाम फैसिलिटी, तमाम चीजें उसके अंदर की जिससे उनको इलाज समय पे मिल सके। लेकिन अधूरा है, 2.5 साल से कुछ नहीं हुआ है। 2.5 साल में, 1 साल में जो हमने काम कर दिया था उसके ऊपर एक मंजिल नहीं चढ़ा सके। और तो और मुख्यमंत्री के आने जाने का पुल जो मुख्यमंत्री के निवास से सेक्रेटरीट आता है, वो पुल भी 2.5 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। तो इससे ज्यादा खराब बात नहीं हो सकती है किसी भी एक मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी सरकार के लिए। मेरे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सिविल लाइन का प्रोजेक्ट था, अधूरा पड़ा हुआ है। हमने जितना काम कर दिया था उतना काम हो गया, अब वो लाइनें सब कोई अनऑफिशियल जोड़ रहा है, कोई ऑफिशियल जोड़ रहा है, लाइनें जुड़ रही है, आगे लाइनों का निकास नहीं है, काम अधूरा है, रुका हुआ है। इस तरह की स्थितियां उसके अंदर है। तो जो अब ये मेट्रो परियोजना और जो इसका विस्तार हुआ है, यमुना जल परियोजना और भी कई सरकारी ऐसी सुविधाएं जो सरकार ने लॉन्च किया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेट्रो तो मैं आपको कह चुका कि मेट्रो हम लेके आए राजस्थान में, जयपुर में हम लेके आए, हमने चालू भी कर दी। फिर हमने एक और इनॉग्रेशन किया, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर। 1.5 साल इन्होंने रोके रखा, शुरू हुए हुए काम को रोके रखा और फिर चालू किया तो उसमें स्टेशन बदल दिया। अब मेट्रो की एक और रूट सैंक्शन की घोषणा की है इन्होंने। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब ये सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया, पहली फाइनेंस मिनिस्टर हुई हमारी यहाँ की उप मुख्यमंत्री, और उन्होंने ये कहा कि मैं विद्याधर नगर से सीतापुरा तक मेट्रो ले जाना चाहती हूँ। 2.5 साल हो गए, कहा पहले बजट में? 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, उस काम का कै भी नहीं लिखा गया। अब फिर 2.5 साल बाद इन्होंने फिर से कहा है कि हम यहां से यहां लेके जाएंगे, बड़े जोर शोर से बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा दावा है हम ही करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे कुछ भी। और यमुना जल उद्घाटन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हम यमुना जल लेके आएंगे लेकिन 20 साल बाद लेके आएंगे। अरे हरियाणा में सरकार आपकी, दिल्ली में सरकार आपकी, आप यमुना जल लाना चाहते हो तो लाओ, आओ तो सही मैदान में लेके तो आओ। बातें करने से नहीं होगा, आप अपने काम करने से होगा। आप अपने क्षेत्र में आदर्श नगर जो आपका क्षेत्र है उसमें किस तरह से आपने नए बदलाव किए हैं? क्या क्या वहां पर आम जन को सुविधाएं उपलब्ध करवाई? बहुत अच्छी बात पूछ लिया आपने। मैं जब पहली बार चुन के आया और चुना वहां पर गया, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो देखे थे कि वहां पर एक नाला है जो मस्जिद के पास है, जिसकी वजह से लोग आमजन जो है वो काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। मैं पहली बार जब चुन के आया तो मेरे को वहीं, जब मेरे को सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था और मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, तो मुझे किसी पत्रकार ने आप ही की तरह पूछा कि पहले 3 काम बताओ, आप क्या 3 काम करोगे जो आपका प्रायोरिटी होगी। तो मैंने कहा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। तो मैं डेवलपमेंट मेरा शौक है, मेरी हॉबी है और मैं करता रहूं। आपने अच्छी बात पूछी कि मैंने क्या ऐसे अचीवमेंट किए जो मुझे लगता है कि जो मेरे अचीवमेंट है मेरे विधानसभा क्षेत्र में। नाले से ही शुरू कर लेता हूं कि पहले आपने नाले की जिक्र कर लिया। वो काफी बड़ा नाला है जवाहर एक्चुअली, नगर और वहां में पर गंदगी भी बहुत ज्यादा है। जवाहर नगर में एक नाला था और वो वहां से नाला पूरे जवाहर नगर से होके निकलता था। क्षेत्र के लोग परेशान थे और पहले मेरे से पहले 10 साल परनामी जी वहां से एमएलए रह चुके,
6 साल 5 साल 6 साल वो मेयर रह चुके, 15 साल का उनका इतिहास। लोग बोलेंगे हम तो रो रो के थक गए, लेकिन नाला नहीं पटा। मैंने पाट दिया, नाला पट गया। तो जा सके देख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, आप जवाहर नगर में जाओ और लोगों से व्यूज लोगे कितने साल में बना, ये भी पूछना कि आप कितने साल में बना। और एक नाले का आपने जिक्र कर दिया, तो उस नाले के लिए 15-20 करोड़ रुपए मैंने सैंक्शन कराए। 3 काम थे, 10-15 करोड़ रुपए तो थे गलता पीठ के विकास के लिए, सौंदर्यकरण के लिए, गलता मंदिर के लिए, और 10-12-15 करोड़ रुपए उसमें से नाले के लिए थे, 5-4 करोड़ रुपए उसमें कम्युनिटी सेंटर्स के लिए थे। ऐसे करके मैंने 35 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे, जो हमने शुरू कर दिए। काम चालू हो गया, काफी काम हो चुका और कुछ काम रह भी गया, लेकिन काफी बड़ी तादाद में उसका काम हो गया। और आप जरूर जाके उसको देखना, नागतलाई के नाम से वो एरिया फेमस है, और वो नाला आप देखोगे कहाँ तक जा रहा है तो आपको खुशी होगी। रफीक जी, पर्सनली मुझे आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगा। और राजनीति तो एक मैं मुद्दा अभी है ही। आपको अचीवमेंट, जो मुख्य अचीवमेंट, ये तो आपने पूछा इसलिए वो बता दिया नाला का। मेरे जो मुख्य अचीवमेंट है वो आप सुनो। आदर्श नगर विधानसभा में मेरे आने से पहले 8 हॉस्पिटल थे, इंडिपेंडेंस से लेकर के 2018 तक 8, और मैंने 9 और खोल दिए 5 सालों। शायद सैटेलाइट जैसा भी कुछ शायद एक सैटेलाइट खोली, 2 जनता क्लिनिक खोली, और करीब 5-6 मैंने 5 या 4 या 5 मैंने डिस्पेंसरी, 3 तो 5 डिस्पेंसरी खोली। तो ऐसे 9 हॉस्पिटल मैंने और खोली। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि किसी एक क्षेत्र में, बिल्कुल, ये जिसमें मूलभूत सुविधाएं हैं, 8 हो और आप 9 और खोल दो। और उनकी कैपेसिटी, पहले जो जितने भी 8 हॉस्पिटल्स थे उनकी कैपेसिटी थी 1500-1600 पेशेंट देखने की, तो आज 5000 से ऊपर पेशेंट वहां फ्री दवाई लेके जाते हैं। ये एक अचीवमेंट है। 10 इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूलें मैंने खोली आपके क्षेत्र में। मेरे क्षेत्र में। जयपुर में नहीं, आदर्श नगर में 10 मैंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली। और स्कूल, एक कॉलेज खोली मैंने, एक 22,000 मीटर का प्लॉट मैंने स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए कॉलेज के नाम अलॉट कराया। और 450 बीघा में मैंने सेंट्रल पार्क से बड़ा पार्क डेवलप किया। मैंने दशहरा गार्डन डेवलप किया करीब 39,000 गज जमीन के अंदर, जो जयपुर का शायद बिगेस्ट दशहरा गार्डन हो। और ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊं तो एक लंबी फहरिस्त है जो हमने किए। और मेरा दावा है कि बीजेपी के टेन्योर में ये 5 काम नहीं गिना सकते जो गिना पाएंगे। 5 काम इनसे ऐसे नहीं आएंगे जो ये कह सके कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे जनता के फायदे के लिए किए। मेरा सवाल अधूरा रह गया था रफीक जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपने राजनीति में आने का कैसे सोचा, और जब आपने ये बात अपने घर वालों के सामने रखी तो अमूमन जैसे हम लोगों को भी डांट पड़ती है, तो क्या आपको भी फटकार पड़ी थी? देखिए, राजनीति में कमोबेशी तो मैं शुरू से ही था। जब मैं यूथ कांग्रेस की आपको बात बता रहा हूँ 84 की, तो उस वक्त आप कॉलेज में थे या फिर? लेकिन मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था। मतलब मैं पार्टी का वर्कर था, पार्टी के लिए काम करता था, और लेटर ऑन मैं इलेक्शन एक्टिव रहता था। बाकी मैं मेरे बिजनेस में और उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता था। जब 2008 में अशकली जी यहाँ से इलेक्शन लड़े, अशकली टाक साहब, तो मेरे मन में आया कि भी मेरे को भी एमएलए, वो हार गए चुनाव, तो मैंने कहा सीट खाली है, मेरे को मांगनी चाहिए। और मैंने मांगी, मुझे नहीं मिली, लेकिन 18 में टिकट मिल गई। और जब मैंने मेरे बड़े ब्रदर को कहा कि मैं ये इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा भी आप लड़ना चाहते हो, आप अगर सेवा करना चाहते हो तो आप वैसे ही कर लो, लेकिन इलेक्शन लड़के और वो करके। तो मैंने कहा इलेक्शन लड़ने से और विधायक बनने से आपका एरिया काम करने का बढ़ जाता है, आपका विजन बढ़ता है, और आपका जो विजन है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जैसे राजस्थान के जितने भी विधायक हैं उनमें मैं चुनिंदा उन लोगों में से हूँ, या रादर पूरे इंडिया के जो विधायक हैं उन चुनिंदा विधायकों में से हूँ जो दुनिया के हर कोने में घुमा हुआ हूँ। 40-50 देशों की मैंने यात्रा की हुई है। तो मेरा अपना एक विजन है कि क्या काम होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए। तो उसको डिफाइन करके जब हम काम करते हैं तो आप
जब आपका विजन बड़ा होता है, आप ज्यादा चीजें देख चुके होते हो, आप लंबा सोचते हो, आपको अंदाजा होता है कि यहाँ ये हो रहा है, इस देश में ये हो रहा है, डेवलपमेंट में ये चीज चाहिए, तो आप फिर सेग्रीगेट कर पाते हो कि स्लम्स में क्या काम चाहिए, अंडर डेवलपिंग एरिया में क्या काम चाहिए और डेवलप्ड एरिया में क्या काम चाहिए। आप स्लम के अंदर जाकर के आप कहो कि भाई मैं आपके लिए कॉलेज खोल रहा हूं या मैं आपके लिए जिम लगा रहा हूं और मैं आपके लिए गार्डन डेवलप कर रहा हूं, तो वो उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन वो उनकी आखिरी प्रायोरिटीज में से पहले उनकी प्रायोरिटी जॉब है, उनका राशन पानी है, बिजली पानी है, हाउसेज है, उनकी रोटी पानी और मकान, ये सबसे पहली जरूरत है। बिजली है, पानी की सुविधाएं हैं। जवाहरनगर कच्ची बस्ती में आगरा रोड पे 1 लाख लोग बिना पानी के रहते थे, उनको पानी की सुविधा मुहैया कराना, जो आपने मुख्य अचीवमेंट में पूछा मेरे से, मैं पहले बता नहीं पाया आपको। 1 लाख लोग बिना पानी के रहते थे, उन लोगों को पानी पहुंचाना, तो स्लम्स की अलग रिक्वायरमेंट है। डेवलपिंग एरिया जो अंडर डेवलप्ड एरिया है उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, और डेवलप्ड एरिया की अलग कहानी है, उनको अलग चीजें चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के जब आप काम करते हो तो आप हर एरिया में काम कर पाते हो, और हर एरिया में आप लोग बाग आपकी बात करते हैं कि ये काम इनके थ्रू ऐसे किया जा सकता है। आपको ऐसा लगा कि मुझे एमएलए बनना चाहिए, तो क्या अब आगे भी आप राजनीति में अपना कुछ आगे स्कोप देखते हैं या भविष्य देखते हैं, या कोई आपका सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं? सपना तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं था, और न ऐसा कोई ड्रीम मैंने पाला हुआ है कि मैं यही करूं, लेकिन राजनीति में हूं और दोबारा जनता ने एमएलए चुना है, तो मैं ये समझता हूं कि अपना दायित्व मैं पूरा कर सकूं, जनता के प्रति मेरी जो जवाबदेही है वो मैं पूरी कर सकूं, और लोगों को ये बता सकूं कि मैं ये काम इस तरीके से करना चाहता हूं, आम आदमी कैसे लाभान्वित हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके, ऐसी मेरी सोच है। मेरा आखिरी सवाल राजनीति से हटके मैं जानना चाहूंगी, आप अपने स्कूल या कॉलेज का कोई ऐसा किस्सा, क्योंकि आमतौर पे अभी फिलहाल जो है हम लोग फोन के आसपास इर्द गिर्द घिरे हुए हैं, उस वक्त तो किस्से हुआ करते थे, शैतानियां हुआ करती थी, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी शैतानी जो आप हमारे साथ साझा करना चाहे, जैसे आज भी याद करके आप बहुत खुश होते हो, हंसते हो? ऐसे रैंडमली तो मैं कोई याद करके ऐसे बता नहीं सकता, लेकिन बचपन में बहुत सारे ऐसी किस्से कहानियां होती है, स्कूल कॉलेजेस में भी होती है। आप स्कूल कॉलेज में तो ज्यादा बातें या तो दोस्तों की हो या अध्यापकों की हो, तो अध्यापकों से तनातनी होना और स्टूडेंट्स के साथ में, अपने सहयोगी के साथ में बात आप होना। शैतान बच्चे रहे थे या सिंसियर बच्चे रहे थे? मैं थोड़ा मिक्सचर था दोनों का। मैं मौके पे मोस्ट ओबीडियंट भी था, और मौके पे कोई ऐसी बात करने में भी कसर नहीं छोड़ता था, लेकिन आज मैं याद करता हूं तो बहुत सारे किस्से कहानियां याद आते हैं। अभी मेरा मोटिव यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम जनता के लिए कर सकूं, और अपने क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित कर सकूं। एक डेवलप्ड स्टेट कैसे बने, राजस्थान पूरी स्टेट एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में कैसे बने, कैसे हमारा राजस्थान का नंबर पहले नंबर पे आए, और उसमें जयपुर और मेरे आदर्श नगर की अहम भूमिका हो, ऐसा मैं सोचता हूं और ऐसा मैं करना चाहता हूं। तो अभी आपने सुना हमारे साथ जुड़े रफीक खान साहब, और इनका विजन है आपनो जयपुर। इन्होंने बहुत प्यारी बात कही कि ये दिल से काम करेंगे, और दिल से सिर्फ एक बात, डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। देखते रहिए केबीपी टाइम्स।